हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आई एम शाश्वत एंड यू आर वाचिंग ई स्टडी मैट्रिक्स। तो हमने सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कर लिया था, है ना। फर्स्ट पार्ट में देखा था हमने कहाँ तक, ग्रसिका तक। उसी का ये सेकंड पार्ट है, उसी चैप्टर का सेकंड चैप्टर का ये सेकंड पार्ट आज हम करेंगे। इसमें हम उसके आगे देखेंगे अग्नाशय से, ठीक है। तो हम कहाँ से देखेंगे? अग्नाशय से आमाशय से, ठीक है। तो आमाशय से आज हम शुरू करते हुए अग्नाशय, शुद्रांत, वृत्तांत, ये सारा कवर करेंगे इसमें, ठीक है। और आगे का भी जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, तो हमने ग्रसिका देखा था कि ग्रसिका किस तरीके से एक पतली लंबी नली होती है जो कि कहाँ से शुरू होती है? मुख गुहिका से और पहुंचती है आमाशय तक। ग्रसिका में भोजन कैसे आगे की तरफ बढ़ता है? ये जो ग्रसिका होती है ये संकुचित होती रहती है और फिर विस्तारण होता रहता है इसका। तो उससे मतलब ये सिकुड़ती है ऐसे और फिर फैल जाती है। तो ऐसे करके ये पुश करती है भोजन को, है ना। जो खाद्य पदार्थ है, भोजन है, उसको पुश करती है और ये आगे की तरफ बढ़ता रहता है। तो यहां से ये पहुंचता है भोजन आमाशय में। आमाशय क्या है? ये जे की शेप का, इस तरीके से जे प्रकार का बना हुआ एक, कह लो आप, हमारा अंग है। इस अंग में क्या होता है? ये अंग भी हिस्सा है उस पूरी नली का, इस पूरी नलिका का, जो यहां से शुरू होकर के पहुंचती है कहां तक? गोदाद्वार तक, ठीक है। इसका ये सबसे विस्तृत, सबसे चौड़ा हिस्सा है, ठीक है। कौन? आमाशय, ठीक। अब आमाशय में क्या होता है? आमाशय में एक तो होता है श्लेष्मल। तो आमाशय की जो अंदरूनी परत है वो ढकी हुई होती है श्लेष्मल से। और आमाशय पूरा मोटा, एक कह लो आप, मोटी सी झिल्ली से बना होता है ना। तो मोटी सी एक इसमें परत होती है, ठीक है। और अंदर की तरफ क्या होगा? श्लेष्मल। अब ये श्लेष्मल क्या है? तो श्लेष्मल को इंग्लिश में बोलते हैं म्यूकस, है ना। तो ये म्यूकस कहाँ होता है? ये श्लेष्मल कहाँ होता है? ये होता है नासिका में, ठीक है। तो नासिका में होता है ये श्लेष्मल या म्यूकस। और जब हमें कभी सर्दी जुकाम वगैरह होता है ना, तो उस टाइम पे जब हम स्नीज करते हैं, छींकते हैं, तो जो निकलता है यहाँ से, बुंदक जो निकलते हैं छोटे छोटे, उनको कहते हैं श्लेष्मल। वही है श्लेष्मल। उसकी यहाँ पे होती है परत। अब इसका यहाँ काम क्या है? देखो, इसी आमाशय के अंदर स्रावित होता है HCl, जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हो सकता है आपने सुना हो, ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बहुत तीव्र अम्ल होता है। अब इस अम्ल से होगा क्या? अगर ये अम्ल हमारी स्किन पे गिर जाए, यहाँ मान लो हाथ पे हमने गिरा लिया थोड़ा सा, तो क्या होगा? ये पूरा जल जाएगा, ठीक है। सुना होगा, है ना। एसिड जो होता है वो काफी ज्वलनशील होता है, खतरनाक होता है। तो ये पूरा जल जाएगा। अब सोचो कि ये यहाँ पे बाहर तो जल रहा है, तो अंदर जब आमाशय में होता है इसमें, तो ये आमाशय क्यों नहीं जल रहा? क्योंकि इसमें होती है एक परत श्लेष्मल की, ठीक है। तो ये जो म्यूकस की श्लेष्मल की परत है वो इसको बचा के रखती है HCl। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में जानने के बाद आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि जब ये इतना ही खतरनाक है तो ये हमारे आमाशय में है ही क्यों? इसका कोई काम भी है या नहीं? तो बिल्कुल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या काम होता है कि ये क्या करेगा? जो भी कभी मान लो यहाँ से कोई जीवाणु, विषाणु वगैरह आपके शरीर में घुस गए, है ना, उन्होंने घुसपैठ कर ली, तो क्या करेगा? ये उनको यहाँ पे खत्म कर देगा, पचा देगा, है ना, उनको भी मार देगा। तो एक तो ये बचा लिया इसने आपको, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है इसका कि ये भोजन को अम्लीय माध्यम मुहैया कराता है ना। तो अम्लीय माध्यम प्रदान करता है ये भोजन को, ठीक है। तो ये इसके दो मुख्य काम होते हैं, किसके? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। हाइड्रोक्लोरिक, देखो अब जो आमाशय में भोजन पचा, है ना, यहाँ पे कुछ हद तक प्रोटीन जो होता है वो भी पचाया जाता है ना। तो प्रोटीन का पाचन भी यहाँ पे हो जाता है। अब जो जठर रस होता है वो प्रोटीन का पाचन यहाँ कर देता है। उसके बाद अब यहाँ से इस भोजन को आगे की तरफ स्रावित कर दिया जाएगा, है ना। तो अब हमें दो चीजें देखनी है। एक तो क्या? यकृत। तो सबसे पहले देखते हैं यकृत। यकृत क्या होता है? ये शरीर की, कह लो, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, थैली है, ठीक है।
और यकृत में होता है पित्ताशय, ठीक है। इस पित्ताशय के अंदर होता है पित्तरस, और इस पित्तरस का काम क्या है, जो सुना होगा ना पित्त की थैली या पित्त की ग्रंथि, ठीक है, तो वो यही है। इस पित्ताशय का काम क्या होता है, ये वसा जो होता है उसके पाचन में मदद करता है ना। तो जो वसा है, फैट है, उसके पाचन में मदद कौन करता है, पित्ताशय, ठीक है। यकृत क्या है, सबसे बड़ी ये यहाँ पे हमारी क्या है, थैली है एक तरीके से, है ना, सबसे बड़ी यहाँ पे थैली। अच्छा, अब ये होता कहाँ पे, तो आपको ये दिख रहा है यकृत कहाँ होगा, दाहिनी तरफ। तो ये जो शरीर है हमारा, इसकी बिल्कुल दाहिनी तरफ, और इसके जब थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये आमाशय के बिल्कुल नीचे यहाँ अग्नाशय। अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय में जो अग्नाशय का रंग होगा वो कैसा होगा, ये होगा हल्का पीले रंग का, ठीक है। तो अग्नाशय हल्का पीले रंग का होता है, और ये भी कुछ रसों को स्रावित करता है। तो भोजन पे अभी आमाशय ने काम किया, रसों को स्रावित किया, अग्नाशय ने रसों को स्रावित किया। अब इसके बाद ये भेज दिए जाएंगे शुद्रांत में। तो शुद्रांत में जब ये पहुंचेंगे आगे की तरफ, तो वहां पे आते हैं शुद्रांत में आंत्ररस, ठीक है। तो शुद्रांत में जो ये आंत्ररस आए, अब इनका क्या काम होता है, ये यहाँ पे जो प्रोटीन होगा उसको तोड़ देते हैं, पचा देते हैं। जो वसा होगा, ठीक है, उसको तोड़ देंगे, पचा देंगे, और अब इस भोजन को ये आगे की तरफ भेज देंगे। तो जो प्रोटीन होगा, उसको प्रोटीन होता है उसको किस में तोड़ा जाएगा, तो प्रोटीन को तोड़ते हैं उसके ही सरल रूप में, जिसको कहेंगे क्या, अमीनो एसिड, ठीक है। तो अमीनो जो अम्ल होता है, अमीनो अम्ल, तो इसमें तोड़ दिया जाता है प्रोटीन को। इसी तरीके से जो कार्बोहाइड्रेट है उसको शर्करा में, ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। वसा को ग्लिसराइड में, ग्लिसरॉल में, है ना, वसीय तेलों में विभाजित कर दिया जाता है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ तक लगभग जो पाचन है भोजन का वो हो चुका होता है। यहाँ पे कुछ इसके अपने रस स्रावित होते हैं, और साथ ही साथ जो आमाशय और अग्नाशय से रस आए हैं वो भी इसमें स्रावित होते हैं। कहाँ पे, शुद्रांत में, ठीक है। तो यहाँ पे अधिकांश जो पाचन है वो हो चुका होता है, और इसके बाद इसको भेज दिया जाता है अवशोषण। अब ये अवशोषण कैसे होता है, तो शुद्रांत में अब ये भोजन विचरण करेगा, ठीक है। और यहाँ पे पता चल गया कि अधिकतर भोजन जो है वो पच जाता है, ठीक है। शुद्रांत की लंबाई कितनी होती है, लंबाई होती है इसकी 7.5 मीटर, ठीक है। तो काफी लंबी होती है शुद्रांत। और वृदांत की कितनी होती है, ये इसके मुकाबले छोटी होती है, 1.5 मीटर की, पर ये पतली होती है, लंबी होती है, और ये चौड़ी होती है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस। अच्छा देखो, अब देखते हैं कि शुद्रांत में अवशोषण कैसे होता है। जो चीजें पच गई है ना, वो शरीर के अलग अलग हिस्सों में चाहिए, सारी कोशिकाओं को चाहिए, तो वो कैसे पहुंचेंगी। देखो, जो शुद्रांत होती है वो अंदर से इस तरीके की होती है। यहाँ पे ये ऐसे दीर्घ रोम बने हुए होते हैं, इनको कहते हैं दीर्घ रोम, ठीक है। पर इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये होता है उंगली जैसे, है ना, ऐसे फिंगर लाइक, ऐसे निकला जैसी जो संरचना है। इसका काम क्या होता है, एक तो ये क्या करती है, जो भी यहाँ से अभी पचा है भोजन, है ना, तो उनसे जो भी उनके पोषक तत्व हैं उनको ये क्या करेगी, उनका ये क्या कर लेगी, एब्जॉर्प्शन कर लेगी, ठीक है, उनको सोख लेगी, है ना। तो अब उनका फिर क्या होगा, फिर उनको रुधिर वाहिकाएं होती हैं इसमें, ऐसे पतली पतली छोटी छोटी सी, है ना, रुधिर वाहिकाएं होती हैं, जो यहाँ से रुधिर में उन सारी चीजों को डाल के और अलग अलग कोशिकाओं तक लेके जाएंगे, ना, आपके शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचा देंगे, ठीक है। तो ये काम करते हैं। दूसरा क्या काम होता है इनका, जो यहाँ पे भोजन आया उसको ये आगे की तरफ ऐसे धक्का देते रहते हैं, ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ से जो पचा हुआ भोजन आगे पहुंचा तो वो कैसा था, सरल रूप में परिवर्तित हो गया था। अब उस सरल रूप से उसके जो शरीर के अलग अलग अंग होंगे उसको अपने जटिल पदार्थों में परिवर्तित कर लेंगे, जिनकी उनको आवश्यकता होगी। तो उसी प्रक्रिया को कहते हैं स्वांगीकरण, ठीक है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, स्वांगीकरण, है ना। सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों को बनाने की प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। तो ये जो यहाँ से गया, अब जो कार्बोहाइड्रेट गए, है ना, तो कार्बोहाइड्रेट जो गए यहाँ से,
कोशिकाओं में, उसका क्या होता है? तो इस कार्बोहाइड्रेट से ऑक्सीजन की मदद से बना लिया जाता है पानी यानी जल, और साथ में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये दोनों चीजें तो बनती ही हैं और इससे ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो ऊर्जा किस फॉर्म में होती है? एटीपी। ये सब छोड़ दो एटीपी, बस ये समझ लो ऊर्जा होती है। ठीक है, तो यहाँ से ऊर्जा भी मिल जाएगी। तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के फिर क्या करेगी कोशिका? ऊर्जा प्राप्त कर लेगी, किसकी मदद से? ऑक्सीजन। अब जब ये सारी प्रक्रिया हो गई, यहाँ पे सारा जो पचा हुआ भोजन के पोषक तत्व थे वो चले गए रुधिर वाहिकाओं से कोशिकाओं में। अब जो बचा हुआ भोजन है वो बिल्कुल वेस्ट है लगभग, तो उसको भेज दिया जाता है बृहदांत में। अब इस बड़ी आंत से, बृहदांत से इसको आगे की तरफ ले जाया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कुछ लवणों का और जल का अवशोषण कर लिया जाता है और इसको फिर भेजा जाता है मलाशय तक। ठीक है, तो यहाँ मलाशय में आके जो मल होता है, जो ये अपचा भोजन होता है, वो रहता है और गुदा द्वार समय समय पर इसको बाहर निकालता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि मनुष्यों में कैसे पाचन। तो अगला जो टॉपिक है उसमें हमें देखना है रुमिनेंट्स में, यानी कि घास खाने वाले जितने भी हमारे जंतु हैं, जीव हैं, उनके अंदर किस तरीके से पाचन होता है वो, है ना। तो देखो उनका पाचन तंत्र, ये मैंने एक रफ डायग्राम बनाया इसका, किसके पाचन तंत्र का? किसके? रोमिनेंट्स के। ठीक है, रोमिनेंट्स कौन होते हैं? जो घास खाते हैं वो। ठीक है, तो अब देखो इसमें सबसे पहला क्या पार्ट होगा? ग्रसिका। तो ग्रसिका से उन्होंने भोजन को खाया, है ना। अब ग्रसिका से भोजन खाने के बाद ये पहुंचेगा कहाँ पे? यहाँ से आएगा ये रूमेन में। तो जैसे ही वो भोजन खाते हैं सीधा उसको निकलते हैं रूमेन में, और ये रूमेन में भोजन आके यहाँ पे उनका इसको वो डिपॉजिट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसको जमा करके रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इस भोजन को दोबारा वो मुंह में लेके आते हैं वापस से और उसको चबाते हैं। ठीक, अब ये जो चबाया हुआ भोजन है इसको दोबारा फिर शुद्रांत में भेजा जाता है। इसके बाद ये पहुंचता है अंधनाल में, और अंधनाल में यहाँ पे इसमें जो भी घास में सेलुलोज था उसको पचा दिया जाता है। इसके बाद इसको फिर बृहदांत से बाहर भेज दिया जाता है। सिंपल सी प्रोसेस क्या हुई? जो घास खाने वाले जितने भी आपने जानवर देखे होंगे, चाहे गाय हो, भैंसे हो, है ना, तो उनमें क्या करते हैं, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि वो हरदम कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं ना। मुंह में उनके कुछ होता नहीं है फिर भी वो कुछ चबाते रहते हैं। तो वो ऐसा क्या कर रहे होते हैं? क्या चबा रहे होते हैं? तो वो होता क्या है, देखो जब भी वो घास को खाते हैं तो वो उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा चबाया और सीधा उसको निगल लेते हैं। निगलने के बाद वो घास पहुंचती है रूमेन में। ठीक है, रूमेन में वो घास को इकट्ठा करके रखते हैं और बाद में उसको निकाल के दोबारा से मुंह में, जो कर्ड होता है उनका, है ना, तो उसको वो मुंह में लाके दोबारा से चबाते रहते हैं। ठीक है, समझो, इस प्रोसेस को कहते हैं, इस चबाने को, जो आधा उनका चबाया हुआ भोजन था जो दोबारा आ गया मुंह में, जो घास दोबारा आ गई, उसको चबाने की जो ये प्रक्रिया होती है इसको कहते हैं जुगाली, है ना। सुना होगा कि भैंस जुगाली करती रहती है, तो यही जो प्रोसेस है इसको कहते हैं जुगाली। तो ऐसा करके वो क्या कर रहे होते हैं, अपना भोजन पचा रहे होते हैं। ठीक है, अब ये जो भोजन पचा लिया उन्होंने उसको दोबारा फिर भेज दिया जाता है शुद्रांत में, और यहां से फिर वो पहुंचेगा अंधनाल में। अंधनाल ही वो जगह है जहां पे सेलुलोज को पचाया जाता है। तो सेलुलोज क्या है? सेलुलोज घास में कह सकते हैं एक तरीके का प्रोटीन है जिसको हम लोग नहीं पचा सकते, है ना। जो मनुष्य हैं उनमें ये उपस्थित नहीं होता है, ये सिस्टम उपस्थित नहीं होता अंधनाल का जहां पे इसको पचाया जा सके। पर ऐसा जो रोमेनियंस होते हैं, रोमिनेंट्स होते हैं, इनमें होता है। जो घास खाने वाले जंतु होते हैं इनमें होता है, तो इसलिए ये सेलुलोज को पचा पाते हैं। और फिर ये जो पचा हुआ भोजन का जो अपशिष्ट बच गया, जो अधपचा बच गया, उसको फिर वो बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो ऐसे जीव होते हैं इनको कहते हैं रोमेंथी जीव्स, है ना। और अगर आप इसको इंग्लिश में बोलोगे तो ये रोमिनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो जीव होते हैं इसमें गाय, भैंस, ये सारे जीव आ जाएंगे, है ना। तो ये सारे जीव कौन से होते हैं?
नेट्स। अब रोमिनेंट्स के बाद कुछ ऐसे भी जीव बच जाते हैं। अभी हमने मानवों में देख लिया है ना किस तरीके से पाचन होता है मनुष्यों में, और हमने देखा कि रोमिनेंट्स में कैसे होता है। अब ये दोनों ही जो थे, जो ये जंतु हैं ना, चाहे मनुष्य है चाहे बड़े जानवर हैं, तो ये कैसे मल्टी सेलुलर हैं, बहुकोशिकीय हैं, ठीक है। तो इनकी जो संरचनाएं हैं जटिल हैं, है ना। इनके पास अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग अंग हैं, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं, उत्तक हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। पर जो सरल जीव हैं, जैसे कुछ एक कोशिकीय जीव हैं, उनमें किस प्रकार से पाचन होता है, तो उनमें तो एक ही कोशिका है। जैसे अमीबा जो है, अमीबा कहाँ पाया जाता है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है और ये अधिकतर पानी में पाया जाता है, पानी वाली जगहों पे पाया जाएगा, जलाशयों में पाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो अमीबा है ये कैसा है? एक कोशिकीय, यानी क्या कि सिंगल ही एक ही कोशिका होगी, ठीक है। तो यही एक ही कोशिका है और इसी एक कोशिका से, ये जो दिख रही है ना आपको, ये एक कोशिका, और इसी एक कोशिका से इसको सारे काम करने हैं। इसको भोजन को ग्रहण भी करना है, उसको पचाना भी है, और उसको फिर निष्कासित भी करना है, बाहर भी निकालना है, ठीक है। तो सारे काम जो होते हैं इन जीवों में, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं या ऐसे सरल जीव होते हैं, वो इसी एक कोशिका में होने, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है। इसमें होते हैं इस तरीके के उंगली जैसी निकली हुई संरचनाएं, इनको कहते हैं पादाब, ठीक। तो ये जो आपको ऐसे निकली हुई संरचना दिख रही है, ये है पादाब, है ना। अब ये करता क्या है? जब भी भोजन के पास जाएगा, जैसे यहाँ पे ये भोजन के पास पहुंचा, तो ऐसे ये पादाब विकसित कर लेगा, ठीक है। अब इसको ये भोजन को धीरे धीरे ऐसे कवर करने लगेगा, है ना, इसको घेर लेगा ऐसे पूरा, और बाद में ये इस तरीके से इसको पूरा घेर लेगा, तब ये पहुंच जाएंगे इसके खाद्य धानियों में, ठीक है। तो ये खाद्य धानियों में फिर जो पाचक रस होंगे उनको स्रावित करेगा, उनको छोड़ेगा, और ये पाचक रस इस खाद्य पदार्थ को पचाना शुरू कर देंगे। अब ये जो पचा हुआ खाद्य पदार्थ है ना, इसको ये अपने अलग अलग कार्यों के लिए उपयोग में ले आएगा। बाकी का जो अपशिष्ट बच गया, जो अधपचा भोजन है, उसको फिर ये निष्कासित कर देगा। कहाँ से? बहिक्षेपित कर देगा। कहाँ से? ये इसी कोशिका से, है ना। यही जो एक कोशिका है, इसी के अंदर इसके सारे कार्य होने हैं। तो एक कोशिका है सिंगल, उसी में सब कुछ हो जाता है, भोजन को ग्रहण करने से लेके उसका निष्कासन तक, ठीक है। तो सब कुछ कहाँ हो रहा है? एक ही कोशिका। समझ आ गया है ना। तो अभी हमारा ये जो सेकंड चैप्टर है प्राणियों में पोषण, ये भी इसी के साथ खत्म हो गया, है ना। तो अभी तक हमने दो अपने अध्याय कर लिए हैं, पहला पादपों में पोषण और दूसरा प्राणियों में पोषण। तो दोनों को अच्छे से आप वीडियोस को देखिए, समझिए, ठीक है। कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और चैनल को अभी तक भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।